नमस्ते दोस्तों, पीआर नॉवल 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दिल छू लेने वाली रोमांस की कहानियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बदले की गाथाएं, डरावनी और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ और कल्पना से भरी पुनर्जन्म की अद्भुत कल्पनाएं सुनने को मिलेंगी। ये सभी कहानियाँ आपको एक ऐसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और भावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप हमारी कहानियों के जादू में खो जाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बने। कहानी अब तक। ऋषभ फिर से बाहर देखते हुए बोला, वही तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि विवान को कोई क्यों मारना चाह रहा है। अब ये तो विवान के होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। जब तक हमें उसे कहीं सेफ जगह पर रखना होगा, वरना वो हिटमैन दोबारा उसे ढूंढ लगा। इस बार तो तुम्हारी वजह से विवान बच गया, अगली बार शायद ना बच पाए। हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अवनी ने भी हम में सिर हिलाया। तभी गेट नोक होने की आवाज आई। ऋषभ ने कमिंग बोला। कमिंग बोलते ही मिसेस पैलेस की सबसे बड़ी मैड घबराई हुई अंदर पर जैसी ही ऋषभ और अवनी को देखा तो वो शांत हुई। अवनी उनको इतना घबराई देख बोली, आया आप इतना घबराई हुई क्यों हो? वो मैड बोली, बेटा मैंने नीचे सभी गार्ड और मैड की लाशों को ले जाते हुए देखा तो मैं घबरा गई। कहीं आप दोनों को। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाई और उनकी आंखों में पानी आ गया। अवनी मैड के पास आई और गले लगाते हुई बोली, आए हम दोनों बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत करो। और आप तो ठीक हो ना? आई ने हाँ में सिर हिलाया। अवनी उनसे दूर हुई और पूछा, आप कहाँ थी जब वो किलर आया था? मैड बोली, बेटा हम मार्केट गए थे घर का कुछ सामान लेने पर। जब अंदर आए तो हमें ऋषभ बाबा के आदमी मिले लाशों को ले जाते हुए, तो हम डर गए और रोनित से पूछकर सीधा यहाँ आ गए आप दोनों को देखने के लिए। ऋषभ अवनी के पास आया और उसके पीछे खड़े हो बोल, आए हम दोनों ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, जाइए आप कुछ खाने को बना दीजिए, हमें बहुत भूख लग रही है। मेड ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अवनी ऋषभ से बोली, आपको क्या लगत है आई सच बोल रही है? ऋषभ अवनी को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, स्वीट हार्ट आई एकदम सच बोल रही है, वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती। अवनी बोली, आपको इतना यकीन कैसे है कि वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगी? ऋषभ बोला, क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ ऐसा पता है जो दुनिया के सामने आ गया तो वो ना तो जी पाएगी ना ही मर पाएगी। अवनी बोली, ऐसा क्या है जिसे अगर बता दिया गया तो वो ना जी पाएगी ना ही मर पाएगी? ऋषभ बोला, सॉरी स्वीट हार्ट, मैं ये बात नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उन्हें कसम दी है कि ये बात मैं किसी और को कभी नहीं बताऊंगा। अवनी ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया और ओक बोल कर उसके चुंगल से छुटने की कोशिश करने लगी। ऋषभ अवनी को और टाइट पकड़ बोला, स्वीट हार्ट ये कार्तिक कौन है? ऋषभ के मुंह से कार्तिक का नाम सुन अवनी एकदम से रुक गई और ऋषभ की आंखों में देखने लगी जैसे उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं समझ पाई कि ऋषभ के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। अवनी अभी सोच ही रही थी कि क्या बोलूं, तब तक ऋषभ दोबारा अपनी कड़क आवाज में बोला, स्वीट हार्ट मैंने कुछ पूछा, ये कार्तिक कौन है? अवनी ऋषभ की दरवानी आवाज सुन डर गई और बिना रुके एक सांस में बोली, कार्तिक हमारे न्यू प्रोफेसर जो बड़े ही यंग और अच्छे हैं, उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। एक चल में उन्होंने चंद्रा सर की जगह लाया गया है। आज मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। वो बहुत फनी बातें करते हैं। अवनी ने सब कुछ आंखें बंद कर बोला। बोलने के बाद उसे ऋषभ की कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते हैं उसका डर के मारे हालत खराब हो गई क्योंकि ऋषभ इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। वो घबराते हुए ही बोली, आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऋषभ कुछ बोलने ही वाला था। अवनी को समझ आ गया था कि उसको पक्का डांट पड़ने वाली है, इसलिए वो फट से ऋषभ के सीने से लग गई और टाइट से उसके शर्ट को पकड़कर आंखें बंद कर ली। ऋषभ जो उसे डांटने वाला था वो अवनी के हरकत से चुप हो गया और उसे देखने लगा जो किसी छोटे से बच्चे की तरह उससे लिपटी हुई थी। थोड़ी देर तक अवनी को जब ऋषभ की कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो उसने अपनी एक आंख खोलकर ऊपर देखा तो ऋषभ बड़े प्यार से उसे देख रहा था। अवनी ने अपनी दोनों आंखें खोल बड़ी मासूमियत से बोली, आप डांटोगे नहीं मुझे? ऋषभ उसके हक करते हुए बोला, डांटने तो वाला था पर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो डांटने का किसका मन करेगा? अवनी ने स्माइल कर दी और बोली, चलो अच्छा है मैं बच गई। उसकी इस बात पर ऋषभ उसे घूरने लगा और बोला, इस बार तो बच गई, अगली बार नहीं बचोगी, आगे से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना? अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषभ ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, इतनी खुश मत हो, शिकायत के साथ दोबारा उस कार्तिक से बात भी नहीं करोगी। अवनी कुछ बोलने ही वाली थी, ऋषभ ने उसे घूर दिया जिससे उसकी आवाज उसके गले में रह गई। अवनी ने अपना मुंह बना लिया और वापस से ऋषभ के गले लग गई। थोड़ी देर गले लगने के बाद दोनों एक दूसरे के अलग हुए और ऋषभ वॉशरूम में चला गया फ्रेश होने और अवनी नीचे कोमल के पास चली गई। नीचे अब तक ऋषभ के आदमियों ने सभी लाशों को ठिकाने लगा दिया था और बस रूम क्लीन करा रहे थे। विवान के रूम में अवनी और कोमल एक दूसरे से बैठकर बातें कर रहे थे। तभी ऋषभ भी फ्रेश होकर अपने घर के कपड़े पहनकर वहां आया और सीधा विवान के पास गया और उसको चेक किया कि वो ठीक है या नहीं। तसली हो जाने के बाद वो भी अवनी और कोमल के साथ बैठ गया और आज की हुई घटना के बारे में डिस्कशन करने लगा। थोड़ी ही देर में ऋषभ के आदमियों ने पूरे पैलेस को पहले जैसा कर दिया था। पुराने गार्ड की जगह अब नए गार्ड आ गए थे। सब कुछ सही कर रोनित विवान के कमरे के पास आया और गेट नॉक किया। तीनों का ध्यान गेट पर गया तो वहां रोनित खड़ा था।
ऋषभ ने अंदर आने का इशारा किया। रोनित सीधा अंदर आया और ऋषभ के सामने खड़ा हो बोला, बॉस हमन विवान को सेफ जगह ले जाने का बंदोबस्त कर दिया है। चोपर रेडी है, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ऋषभ ने हाँ का इशारा किया और पूछा, बाहर सब पहले जैसा कर दिया है न? जिनकी भी डेथ हुई है उनके घर वालों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना कि उनके घर की पूरी जिम्मेदारी अब हमारी होगी। रोनित बोला, बॉस हमन पहले ही सभी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है और सभी लाशें उनकी फैमिली के पास भेजवा दी है। ऋषभ ने हम में जवाब दिया और रोनित से अपने बाकी बॉडीगार्ड को बुलाने को बोला। रोनित तुरंत फोन करके सारे बॉडीगार्ड को बुला लिया और सबने विवान को स्ट्रक्चर पे लेटा प्लेस के टेरेस पर ले गए जहां पहले से ही चोपर रेडी था। सबने विवान को उसमें लेटा दिया। ऋषभ भी उसी चौपर में बैठ गया। ऋषभ ने अवनी और कोमल को जाने को बोला पर दोनों नहीं मानी और साथ जाने की जिद करने लगी। हार मानकर ऋषभ को उन दोनों को भी साथ ले जाना पड़ा। दोनों भी आके चौपर में बैठ गई और चौपर उड़ पड़ा। रास्ते भर अवनी ने ऋषभ का दिमाग खा गई कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। ऋषभ परेशान हो बोला, स्वीट हार्ट हम आर के लैंड पर जा रहे हैं, दुनिया की सबसे सेफ जगह जहाँ कोई भी आने की सोच भी नहीं सकता। कबीर 2 घंटे बाद सबके सब आर के लैंड पहुंचे। वहां पर रोनित ने पहले ही सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। ऋषभ के उतरते डॉक्टर की एक टीम ने विवान को ऋषभ के पैलेस में ले गए और उसका चेकअप करने लगे। सब चेक करने के बाद एक डॉक्टर ने ऋषभ से आके बताया कि विवान की कंडीशन अब कुछ हद तक ठीक हो गई है, उन्हें कभी भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुन ऋषभ, अवनी और कोमल तीनों बड़े खुश हुए। फिर तीनों विवान को एक बार देखकर पैलेस में अपने अपने रूम में चले गए। कोमल के लिए ऋषभ ने एक गेस्ट रूम रेडी करा दिया था। शाम को सबने एक साथ डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जब तक विवान को होश नहीं आता सब लोग यही रहने वाले थे। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग बड़े ही आराम से सो रहे थे। कुछ डॉक्टर और बॉडीगार्ड जो जग रहे थे वो विवान का बार बार चेकअप कर रहे थे। तभी अचानक से विवान को होश आ गया। डॉक्टर ने विवान को उठाकर बैठाया और उसे कुछ सवाल जवाब करने लगे। वही तब तक एक बॉडीगार्ड ने ऋषभ को जाके ये बता दिया कि विवान को होश आ चुका है। ऋषभ फटाफट उठा और विवान के कमरे की तरफ जाते हुए अवनी से बोला, स्वीट हार्ट तुम जाके कोमल को भी बता दो, वो भी विवान के लिए बहुत परेशान थी। अवनी ने भी हामी भरी और वो कोमल को बुलाने चली गई और ऋषभ विवान के पास गया। जैसे ही ऋषभ विवान के कमरे में घुसा उस देखकर वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया। वही विवान ऋषभ को देख स्माइल कर रहा था। ऋषभ उसके पास गया और उसे गले लगा, बोला कैसा है मेरे भाई। विवान ने भी उसे गले लगाया और बोला, मैं एकदम सही हूँ मेरे भाई, बस थोड़ी सी चोट आई थी और देख वो भी अब ठीक हो गई है। ऋषभ विवान से अलग हुआ और उससे माफी मांगते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दियो, मेरी वजह से तू अकेले मल्होत्रा से लड़ने चला गया। मुझे सच में नहीं लगा था कि वो तुझे कभी छू भी पाएगा, पर पता नहीं कैसे उसने तुझे बंदी बना लिया। विवान बोला, ऋषु इसमें तेरी गलती नहीं है, तूने जो बोला वो करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब मैं मल्होत्रा को पकड़ने अपने बंदों के साथ जा रहा था तब रास्ते में मुझ पर किसी ने हमला कर दिया था। हम सब हमले के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरे सारे आदमियों को मार दिया और मुझे बेहोश कर पता नहीं किस जगह ले जा बहुत टॉर्चर किया। ऋषभ विवान की बात सुन बड़ा हैरान हुआ। इतना सब विवान के साथ हुआ और उसे पता तक नहीं चला। ऋषभ बोला, मतलब मल्होत्रा ने तुझे नहीं मारा था, मारा किसी और ने था। विवान ने नामे सिर हिलाया और बोला, उसने तो बस मुझे यूज किया तुझे बुलाने के लिए, पर उसने नहीं मारा। तो मारा किसने और क्यों? विवान बोला, मुझे अच्छे से तो नहीं पता कि मुझे मारा किसने है, पर जिसने भी मारा था उन लोगों के पास हमारे ही हथियार थे और उन्हें ये नहीं पता था कि मैं तेरे आदमी हूँ। और रही बात मुझे क्यों मारा, वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने कुछ दिनों में किसी से कोई पंगा नहीं लिया। ऋषभ विवान की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे ये तो समझ आ गया था जिसने भी विवान पर हमला कराया है वो कोई पहुंची हुई चीज है, वरना जो हथियार विवान के पास होते हैं उसे हाथियों से कोई इतनी आसानी से तो नहीं लड़ सकता। वो दोनों अपने में बातें कर ही रहे थे कि अवनी कोमल को लेकर अंदर आए। विवान को होश में देख कोमल की आंखें नम हो गई। विवान ने कोमल को देखा और बोला, अबे ये खून पीने वाली पिचासनी भी आए है। विवान की बात सुन कोमल की आंखों से नमी गायब हो गई। वो ऋषभ के पास गई और उसे उठाकर अवनी के पास फेंक दिया। ऋषभ बेचारा तो समझ ही नहीं पाया अभी उसके साथ क्या हुआ। वही अवनी कोमल की हिम्मत देख इम्प्रेस थी। कोमल विवान के बेड पर गई और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, क्या कहा तूने? खून पीने वाली पिचनी, तुझे हर वक्त मुझे चिढ़ाना जरूरी है क्या? तुझे पता भी है तेरी वजह से मैं कितनी परेशान थी, रात को नींद नहीं आती थी, बार बार तुझे आके देखती थी कहीं होश ना आ गया हो, और तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर से मुझे मुंह फेर रहा है। विवान का ध्यान तो कोमल की बातों पर था ही नहीं, वो तो बस उसके चेहरे में कहीं खो गया था और उसके लिप्स को बस छूना चाहता था। कोमल बिना सांस लिए बोले ही जा रही थी। विवान से रहा नहीं गया, उसने उसे गर्दन से पकड़कर अपने पास खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। कोमल की आवाज उसके गले में ही अटक गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर उसे भी कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा था, इसलिए उसने भी विवान का साथ देना शुरू कर दिया। वही रूम में रोनित, अवनी, ऋषभ तीनों हैरान थे। अवनी को तो शर्म आ रही थी उन दोनों को किस करता देख, वही रोनित तो आंखें फाड़ देखे जा रहा था। ऋषभ रोनित के सिर पे मारते हुए धीरे से बोला, बाहर जा। रोनित बिना ऋषभ की तरफ देखे हिना में सिर हिलाया। इस बार ऋषभ उसके कान के पास जाके बोला, अगर 1 मिनट में तू यहाँ से गया नहीं ना तो कल तेरी क्लास में ब्लैक चैम्बर में लूंगा। ब्लैक चैम्बर का नाम सुन रोनित का ध्यान ऋषभ पर गया जो उसे घूर रहा था। रोनित धीरे से बोला, जा रहा हूँ बॉस, पर आप ये बार बार ब्लैक चैम्बर की धमकी मत दिया करो।
की बात सुन ऋषभ की आंखें छोटी छोटी हो गई। रोनित बाहर जाते हुए बोला, सॉरी बॉस, वो जा तो बाहर रहा था पर नजर कोमल और विवान पर थी। उसके बाहर जाते ही विवान अवनी के पास जा धीरे से बोला, स्वीट हार्ट इतना क्यों शर्मा रही हो, हम भी तो करते हैं। आगे ऋषभ की बेशर्मी भरी बातें सुन अवनी को अपना चेहरा छुपाना चाहती थी। ऋषभ बोला, स्वीट हार्ट इतना क्यों शर्मा रही हो, एक किस है तो है, कौन सा मैं बाकी सब करने की बात कर रहा हूँ। अवनी से ऋषभ की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसके पेट में कोहनी मारते हुए बोली, आप भी ना जगह देखनी है ना कुछ और, बस शुरू हो जाना है। अवनी के मारने से ऋषभ के मुंह से जोरदार आवाज निकली और वो अवनी से बोला, स्वीट हार्ट भला पति को कोई ऐसे मारता है क्या जैसे तुम मार रही हो। अवनी ऋषभ की बात सुन उसे घूरने लगी। वही ऋषभ की बोलती बंद हो गई। ही ऋषभ की आवाज सुन कोमल और विवान दोनों होश में आए। विवान होश में आते ही कोमल को पीछे की तरफ धक्का दे दिया जिससे वो बेड पर जा गिरी। वही कोमल को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो वापस से खड़ी हुई और विवान का कॉलर पकड़ बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का कैसे दिया। विवान को भी समझ नहीं आ रहा था उसने कोमल को धक्का कैसे दे दिया। वो कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी कोमल, सॉरी यार, मुझे पता नहीं किया हुआ कि मैंने धक्का दे दिया। विवान के सॉरी बोलने से कोमल कहीं शांत हुई और कॉलर छोड़ सही करते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं होना चाहिए। विवान ने हाँ में सिर हिला दिया। वही पीछे खड़े ऋषभ और अवनी ताली बजाते हुए बोले, फिनली तुम दोनों ने ये तो दिखा दिया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अब इजहार भी कर ही दो। विवान कोमल को देख कुछ बोलने वाला था कि ऋषभ उसे रोकते हुए बोला, अबे गधे, प्यार का इजहार खाली हाथ नहीं करते। ऋषभ ने उसे एक फ्लावर पोट से नकली गुलाब का फूल निकाल दिया और बोला, ये ले, इसे देकर कर। विवान कभी उस फूल को देखता तो कभी ऋषभ को। वो बोला, ऋषु भला कौन प्लास्टिक का फूल देके प्रोपोज करता है। ऋषभ उसे आंख दिखाते हुए बोला, बेटा इसके अलावा कुछ है भी नहीं, ये भी ले ले वरना ये भी नसीब नहीं होगा। विवान ने फट से उस फूल को ले लिया और कोमल को देख बोला, कोमल विल यू मैरी मी। कोमल के लिए ये सब नया नया था पर उसने भी वो प्लास्टिक का फूल लिया और हाँ में सिर हिला दिया। पीछे से अवनी और ऋषभ ताली बजाना शुरू कर दिया। सब सही होने के बाद अवनी कोमल चले गए और ऋषभ और विवान ऑफिस में अब तक क्या हुआ है और उस हिटमैन को कैसे ढूंढना है डिस्कशन करने लगे। वही ऋषभ बोला, तुझे पूरी तरह ठीक होने में अभी 1 हफ्ते से ज्यादा लगेगा, तब न तू यही से सारा काम संभालेगा क्योंकि बाहर तुझे खतरा हो सकता है और मैं जब तक उस हिटमैन को ढूंढता हूँ। विवान ने भी हामी भर दी। तभी विवान को कुछ याद आया और वो बोला, ऋषु मल्होत्रास का क्या हुआ। ऋषभ विवान के बात पर एक डेविल्स मेले के साथ बोला, होना क्या था, जो सबके साथ होता है वही उनके साथ भी हुआ है पर इस बार कुछ अलग हुआ है। विवान कंफ्यूज होते हुए बोला, इस बार ऐसा क्या अलग हो गया है। ऋषभ बोला, इस बार मैंने मल्होत्रास को नहीं मारा, इस बार सारा काम सारी प्लानिंग अवनी ने की थी। मुझे तो जब से ये पता चला था उन्होंने तुझे किडनैप कर लिया, मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। अगर उस दिन अवनी नहीं आती तो शायद कंडीशन कुछ और होती। विवान ने हम में जवाब देते हुए बोला, देखा मेरी भाभी कितनी कमाल की है, जहां तेरा दिमाग बंद हो गया वहां उन्होंने अपना दिमाग लगाकर सब संभाल लिया। ऋषभ ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, सो तो तेरी भाभी है तो कमाल की। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बात कर ऋषभ भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद विवान ने फटाफट अपने गले के लॉकेट को चेक किया। लॉकेट देखकर विवान की जान में जान आई और वो गेट की तरफ देख बोला, ऋषभ मैं जानता हूँ वो हिटमैन मेरे पीछे क्यों पड़ा है, पर मैं तुझे नहीं बता सकता क्योंकि उसे तेरी जान को खतरा है। अगर वो तुझ तक पहुंच गए तो हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए जी, सब कुछ तेह नहस हो जाएगा। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी आ गई। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के किसी कोने में एक आदमी खून से लथपथ एक छोटे से कमरे में घुसा। घुसते ही उसके सिर पर किसी ने बंदूक तान दी। खून से लथपथ आदमी उस आदमी के पैरों में गिर बोला, बॉस मुझे माफ कर दो, मैं अपना टारगेट को खत्म नहीं कर पाया पर एक मौका और दे दो, अब नहीं बचेगा वो। बंदूक ताना आदमी बोला, ठीक है एक मौका और देता हूँ पर इस बार कोई गलती हुई तो दुनिया से मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। आए दिन बाद कुंद्रा पैलेस। विवान की हालत अब तक सुधार चुकी थी, अब वो चलने फिरने के लायक हो चुका था। अब तक अवनी और कोमल के पेपर भी खत्म हो चुके थे तो ऋषभ और अवनी ने डिसाइड किया कि सब लोग कहीं घूमने के लिए जाएंगे। कोमल और विवान ने भी इस बात पर हामी भर दी। सब लोग जाने की तैयारी में बिजी थे। तभी ऋषभ का फोन बाजा। ऋषभ ने फ्लैश हो रहे नाम को देखा और फट से फोन उठा लिया। ऋषभ कुछ बोल पाता तब तक उधर से गीता जी बोली, बेटा कैसा है तू। उनकी आवाज में फिक्र और डर साफ दिखाई दे रहा था। ऋषभ बोला, माँ क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो। गीता जी बोली, बेटा पता नहीं पर पता नहीं आज बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। बेटा एक काम करना, तू वापस आ जा। ऋषभ बोला, माँ आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, अब फिक्र मत कीजिए और मैं वैसे भी 10 दिनों में दिल्ली वापस आ ही रहा हूँ। गीता जी को तो जैसे ऋषभ की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो जिद करते हुए बोली, नहीं बेटा मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तू आज ही वापस दिल्ली आ रहा है। ऋषभ को समझ आ रहा था गीता जी ऋषभ के लिए कितनी फिक्रमंद थी, इसलिए ऋषभ ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और दिल्ली वापस जाने के लिए मान गया। ऋषभ ने थोड़ी बहुत और बातें की और फोन कट कर दिया। फोन कटते ही बगल में बैठी अवनी जो कब से दोनों माँ बेटों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी बोली, क्या हुआ मम्मी, क्या बोल रही थी। ऋषभ अवनी की तरफ देख उदास होते हुए बोला, माँ को पता नहीं क्या हुआ है, मुझे वापस दिल्ली बुला रही है। अवनी बोली, तो वैसे भी हम 10 दिन बाद दिल्ली जाना ही है तो वो अभी क्यों बुला रही है।
ऋषभ बोला मैंने भी माँ को यही बोला पर उन्हें पता नहीं क्या हुआ है, जिद कर रही है कि मुझे आज ही वापस दिल्ली आना है। अवनी ऋषभ की बात सुन थोड़ा सोचते हुए बोली हम चलो ठीक है चलते हैं हम दिल्ली। अवनी की बात सुन ऋषभ को थोड़ी हैरानी हुई कि अवनी मान कैसे गई, क्योंकि घूमने का प्लान अवनी ने ही बनाया था। अवनी आगे बोली हम 4 रोज कभी और घूमने चले जाएंगे, अभी दिल्ली जाना जरूरी है। ऋषभ ने भी हाँ में सिर हिलाया और फोन निकाल विवान को सब बता दिया और दिल्ली जाने की अरेंजमेंट करने को बोला। विवान भी जाने के लिए रेडी हो गया। अवनी ने भी कोमल को फोन करके दिल्ली जाने वाली बात बता दी। कबीर आधे घंटे बाद सब के सब दिल्ली के लिए निकल गए। उन लोगों का प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ थोड़ी दूर चलने के बाद ही उनके प्लेन में कोई गड़बड़ी हो गई। वो तो अच्छा था कि पायलट बड़े एक्सपीरियंस थे, इसकी वजह से उन्होंने सफेली किसी एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया। विवान ने आरके का दूसरा प्लेन मंगवा लिया, फिर सब उसमें बैठकर दिल्ली के लिए चल गए। विवान ने दिल्ली में अपनी और ऋषभ के लिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट करा रखी थी। इसके 2 रीजन थे, पहला तो हिटमैन का खतरा और दूसरा ऋषभ की जान को वैसे ही बहुत दुश्मनों से खतरा होता है। सब ऋषभ के पर्सनल रनवे पर उतरे और सीधा कुंद्रा प्लेस के लिए निकल गए। करीब 1 घंटे के सफर के बाद सब कुंद्रा प्लेस पहुंचे। ऋषभ अवनी अपने रूम में चले गए और कोमल विवान अलग अलग रूम में गए। थोड़ी देर बाद ऋषभ और विवान ऋषभ के घर के लिए निकल गए। 1 घंटे के बाद विवान और ऋषभ अपनी BWM लेकर ऋषभ के घर पहुंचा, जहां ऋषभ की मोम पहले ही ऋषभ का इंतजार कर रही थी। गीता जी ने जैसे ही ऋषभ को अपने सामने देखा तो उनकी जान में जान आई। वो ऋषभ के पास आई और उसके गालों को पकड़ते हुए बोला बेटा ठीक तो है न तू, मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। ऋषभ गीता जी का हाथ पर हाथ रख बोला माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। बगल में खड़ा विवान मजाकिया तरीके से बोला आंटी ऋषभ को थोड़ी न कुछ होता है, होता तो उसे है जो ऋषभ से पंगा लेता है। गीता जी को विवान की बातों का मतलब समझ नहीं आया, वो कुछ बोलने वाली थी कि ऋषभ गीता जी से बोला ये सब छोड़ो माँ, आप लोग कैसे हैं और दी कैसी है। गीता जी बोली सब लोग एकदम ठीक है, बस पता नहीं क्यों तेरी फिक्र हो रही थी, पर अब तू भी आ गया तो वो फिक्र भी खत्म हो गई। आए दोनों माँ बेटे का प्यार देख विवान बोला आंटी मैं भी हूँ, मेरे बारे में भी पूछ लो या फिर सारा प्यार अपने बेटे के लिए ही है। आए विवान की बात सुनके ऋषभ विवान को घूरने लगा। वही गीता जी विवान के पास आई और उसके कान मोड़ते हुए बोली तू ये सब छोड़, पहले ये बता कि तूने मुझे कभी फोन क्यों नहीं किया, इस आंटी की कभी याद नहीं आती तेरे को। आए विवान को दर्द हो रहा था, वो अपने कान चुराते हुए बोला आंटी प्लीज थोड़ा धीरे, दर्द हो रहा है और मैं आपको कभी भूला नहीं था, आप कोई भूलने वाली चीज हो वो तो आपके बेटे ने मुझे इतना काम दे रखा था कि आपको कॉल करने का वक्त ही नहीं मिलता था, सॉरी आंटी। आए विवान की बात सुन ऋषभ उसे और घूरने लगा, क्योंकि विवान ने सारा डिकरा ऋषभ के सिर पर फोड़ दिया। गीता जी ऋषभ से बोली तुम दोनों तो कॉलेज के काम से गए थे न, तो तुम सारा काम बेचारे विवान से क्यों करा रहा था। ऋषभ बात संभालते हुए बोला अरे माँ छोड़ो, आप ये सब इस गधे की बातों पर ध्यान मत दो, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है। गीता जी को याद आया कि आज उन्होंने ऋषभ का फेवरेट बिरयानी बनाई है। गीता जी बोली अरे जल्दी चलो तुम दोनों, मैंने बिरयानी बनाई है, चल के खा लो। बिरयानी का नाम सुन के ऋषभ और विवान के मुंह से पानी आने लगा। दोनों ने आओ देखा ना ताओ, यहाँ तक कि अपना सामान भी गेट पर ही छोड़कर अंदर डाइनिंग एरिया की तरफ चल दिए। दोनों अंदर गए और सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्लेट बजाने लगे ताकि गीता जी फटाफट बिरयानी लाए। गीता जी दोनों की हरकत देख हंस पड़ी और उन्होंने दोनों का सामान अंदर किया, फिर किचन से बिरयानी लेकर उनकी प्लेट में सर्व किया और ऋषभ के बगल में बैठ गई। ऋषभ और विवान ने एक लंबी सांस के साथ बिरयानी की खुशबू ली और जल्दी से खाना शुरू किया। दोनों अभी खाने में मस्त थे कि पीछे से ऋषभ की बहन आते हुए बोली छोटे तू आ गया। ऋषभ ने खाने पे फोकस हटा निशा की तरफ देखा तो निशा स्माइल करते हुए उन दोनों के पास ही आ रही थी। ऋषभ भी उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला दी आज आप घर कैसे। निशा ऋषभ के पास आई और उसके बालों को खराब करते हुए बोली छोटे तू भूल गया, आज नेशनल हॉलीडे है। ऋषभ को याद आया आज तो हॉलीडे है, वो बोला तो फिर आज आपका कोई पालन है किसी चीज का। आए निशा ने ना में सिर हिलाते हुए बोला नहीं ऐसा तो कुछ पालन है, वैसे क्यों पूछ रहा है। ऋषभ खुश होते हुए बोला चलो फिर ठीक है, तो आज आप मेरे साथ चल रही हो। निशा बोली पर कहाँ चलना है। ऋषभ बोला दी आप बस मेरे साथ चलिए और कुछ मत पूछिए, आप बहुत खुश होगी। निशा ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और जाने के लिए रेडी होने चली गई। ऋषभ और विवान ने भी अपनी बिरयानी खत्म कर बाहर कार में निशा का वेट करने लगी। कार में बैठकर ऋषभ ने किसी को कुछ मैसेज किया। विवान जो कब से पूछना चाहता था कि आखिर वो निशा को कहाँ लेकर जा रहा है, वो बोला ऋषु तू निशा को कहाँ लेकर जा रहा है। ऋषभ जो कार के स्टीयरिंग पर हाथ घुमा रहा था वो विवान की तरफ देख बोला अवनी से मिलवाने और सब कुछ सच सच बताने। विवान ऋषभ की बात सुन आंखें फाड़ उसे देखने लगा और बोला क्या बक रहा है, तू निशा को सच बताने वाला है। अबे अगर तूने उसे सब कुछ सच सच बता देगा तो कहीं जो रजनी के साथ हुआ वही। वो इतना बोलकर ऋषभ को देखने लगा। ऋषभ को विवान की बात अच्छी नहीं लगी, वो बोला तू बकवास बंद कर, रजनी दी के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं निशा दी को सब सच सच बताने वाला हूँ। विवान चाहता तो नहीं था कि ऋषभ ऐसा कुछ करे, पर वो ऋषभ का साथ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी रेडी हो गया। वो दोनों अपने में बात कर रहे थे कि तभी निशा पीछे का गेट खोल अंदर बैठ गई। ऋषभ बैक मिरर में निशा को देख पूछा चले दी। निशा ने भी स्माइल के साथ हाँ में मुंडी हिला दी। ऋषभ ने कार स्टार्ट की और हाईवे की तरफ मोड़ दी।
करीब आधे घंटे के कार चलने के बाद ऋषभ एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के बाहर आके रुका। निशा ने कार के विंडो से बाहर देखा तो दिल्ली का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था। निशा को समझ नहीं आया ऋषभ उसे यहाँ क्यों लाया है। असल में ये रेस्टोरेंट ऋषभ का ही था। ये बात निशा भी जानती थी पर ना जानने का नाटक करते हुए बोली, छोटे हम यहाँ क्यों आए हैं। ऋषभ बोला, दी पहले आप अंदर तो चलो। फिर विवान और निशा दोनों कार से उतर गए और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे और ऋषभ कार पार्किंग में लगाने चला गया। गार्ड ने जैसे ही विवान को देखा तो सल्यूट मारा और रेस्टोरेंट का गेट खोल दिया। निशा और विवान सीधा अंदर गए और अंदर का इंटीरियर देखकर निशा दंग रह गई क्योंकि वो आज तक इस रेस्टोरेंट में आई ही नहीं थी। विवान उसे सीधा विप एरिया में ले गया जहां एक तबेल था जिसपे 6 कुर्सियां रखी हुई थी। पूरे विप एरिया में सिर्फ ऋषभ के गार्ड ही मौजूद थे, अलग अलग ड्रेस में। ये बात निशा की समझ आ गया था पर वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप जैसा विवान बोलता जा रहा था वैसे ही करती जा रही थी। विवान और निशा को अभी 10 ही मिनट हुए होंगे कि ऋषभ मास्क लगाकर प्राइवेट एरिया में इंटर हुआ। उसको देखते ही विवान खड़ा हो गया। उसके साथ साथ आप पास के जितने लोग थे सबके सब सिर झुका खड़े हो गए। ऋषभ सीधा निशा के टेबल के पास गया और खड़ा हो गया और निशा के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करने लगा। निशा जो कब से सोच रही थी कि ऋषभ उसे यहाँ क्यों लाया है, उसे अब समझ आ चुका था कि ऋषभ उसे यहाँ क्यों लाया है, इसलिए इस वक्त बिना किसी एक्साइटमेंट के बस ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ जो सोच रहा था निशा उसे देखकर बहुत एक्साइटेड होगी पर उसे ना एक्साइटेड होता हुआ देख वो सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोच कर बोला, मिस निशा आप ये बात जानती है कि आरके कौन है। निशा ने ऋषभ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक टक बस ऋषभ को देखती रही। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है। फिर भी वो आगे बोला, तुमने नहीं पता होगा पर आज पता चल जाएगा, पर उससे पहले मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसने एक वेटर को इशारा किया और वेटर इशारा समझ अवनी और कोमल को बुला लाया। अवनी के मास्क लगा कोमल के साथ अंदर आई और ऋषभ ने सबको बाहर जाने का इशारा किया। विवान कोमल को छोड़कर सब बाहर चले गए। अवनी सीधा ऋषभ के बगल में आ खड़ी हो गई और कोमल विवान के पास जाके खड़ी हो गई। निशा तो अवनी को मास्क में भी पहचान गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अवनी के पास जा गले लगते हुए बोली, कैसे हो भाभी। अभी शब्द सुन ऋषभ जो अपना मास्क हटाने जा ही रहा था वो आंखें फाड़ बस निशा को देखना लगा। वही हाल कोमल को विवान का भी था। नी भी निशा को हक करते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी, आप कैसे हो। उन दोनों की बातें सुन ऋषभ और विवान की सिटी पिटी गुल थी। ये ऋषभ ने जल्दी से अपना मास्क हटाया और कभी निशा को घूरता तो कभी अवनी को। निशा ऋषभ को हैरान परेशान देख बोली, छोटे इतना शौक क्यों है तुझे, क्या लगा कि मुझे ये बात पता नहीं कि तू आरके आए। बेटा तू भूल क्यों जाता है, तेरे से पहले इस दुनिया में मैं आई थी तो मुझसे ये बात छुपाना नामुमकिन था। ऋषभ निशा की बात सुन बोला, दी अगर आपको ये बात पता थी तो अपने कभी मुझे पता क्यों नहीं लगने दिया। आए निशा थोड़ा सैड होते हुए बोली, क्योंकि तू चाहता था कि जो दी के साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। ऋषभ इस बात से और हैरान हुआ कि निशा को ये पता है कि उस रात क्या हुआ था रजनी दी के साथ। आए ऋषभ रजनी का नाम सुन भावुक हो गया और उसकी आंखों में नमी आ गई। वो बोला, दी रजनी दी के साथ जो भी हुआ इसी वजह से मैंने आज तक किसी को ये पता नहीं लगने दिया कि मैं हे आर के हूँ। पर एक बात समझ नहीं आई, आपको कैसे पता चला कि मैं हे आर के हूँ। आए निशा बोली, क्यों आरके की बहन हूँ और एक बहन अपने भाई को बहुत अच्छे से पहचान सकती है, पर एक और रीजन है जिसे मुझे ये पता चल गया था कि तू हे आरके है। ऋषभ बोला, वो क्या रीजन है। आए दोनों को खड़े हो बातें करता देख अवनी बीच में बोली, दी और आप दोनों लोगों को अगर बातें ही करनी है तो बैठ कर भी तो कर सकते हैं, खड़े होकर करना जरूरी है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं जा रही हूँ खाने, आप लोग अपना देख लो। आए सब बोल अवनी टेबल पर बैठ गई और मेनू ले देखने लगी। उसकी बात मान चारों भी टेबल पर बैठ गए। ऋषभ ने एक बार फिर निशा से पूछा, उसे कैसे पता चला। निशा बोली, छोटे असल में जिस आम कंपनी तू चलता है ना उसकी सबसे बड़ी डिजाइन में है हूँ। आए निशा की बात सुन ऋषभ और विवान का सिर फटने को हो गया क्योंकि निशा जिसकी बात कर रही है वो पूरी दुनिया की इकलौती आम डिजाइनर जिसके डिजाइन आज तक फेल नहीं हुए और शायद यही रीजन है कि ऋषभ अंडरवर्ल्ड में आम डीलिंग का बादशाह कहलाता है। आए ऋषभ बोला, दी वो डिजाइनर आप हो। निशा ने हमें सिर हिलाया। ऋषभ बोला, ओह माय गॉड, जिस डिजाइनर को मैं आज तक बस उसके काम से जानता था आज पता चला वो कोई और नहीं मेरी बड़ी बहन ही है। आए निशा बोली, हाँ छोटे, तेरी कंपनी में काम करने की वजह से ही मेरे इतने कॉन्टैक्ट बन गए हैं कि तेरी हर एक चीज की खबर मेरे पास होती है। जैसे तूने बिना किसी को बताए अवनी से शादी कर ली। शादी तो शादी, तुम दोनों तो अभी से नन्हे मुन्ने की तैयारी में भी लग गए। आए निशा की बात का मतलब अवनी और ऋषभ दोनों को समझ आ रहा था। अवनी जो शर्मा रही थी वही ऋषभ थोड़ा खुश था। वो बोला, दी वो तो अभी नहीं तो बाद में करना है, तो मैंने सोचा अभी से ही करते हैं। आए निशा ऋषभ की बात सुन हंसने लगी। वही अवनी को ऋषभ पे गुस्सा आ रहा था, वो बस अपनी नजरें चुरा रही थी। तभी ऋषभ को कुछ याद आया। अवनी को देख बोला, एक मिनट, शुरू में तुम्हें कोई हैरानी नहीं कि निशा दी ने तुम्हें पहचान लिया। आए अवनी जो शर्मा रही थी वो शर्माना छोड़ बोली, मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि निशा दी हम दोनों के बारे में सब कुछ जानती है, यहाँ तक कि उन्हें आपके और रजनी दी के एक्सीडेंट के बारे में भी सब पता है। आए ऋषभ एक आईब्रो ऊपर कर बोला, तो तुमने क्यों नहीं बताया कि दी को सब कुछ पता है। अवनी बोली, क्योंकि दी ने मुझे मना किया था इसलिए। आए
ऋषभ अवनी के जवाब से सतीसफीद हुआ और बोला चलो अब तो सबको सबके बारे में पता चल ही गया, तो अब सब मिलके डिनर कर लेते हैं। तभी विवान रोकते हुए बोला रुको रुको, सब उसकी तरफ देखने लगे। विवान बोला निशा तुझे पता है ये कौन है? विवान ने कोमल की तरफ इशारा करते हुए बोला आए। निशा बोली बड़े भाई ये मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, ये मेरी बड़ी भाभी है। विवान निशा का जवाब सुन बोला तुझे ऋषभ के साथ साथ मेरे बारे में भी सब पता है। निशा बोला हाँ भाई, मुझे मेरे दोनों भाई प्यारे हैं तो दोनों के बारे में जानना मेरा हक है। विवान हाँ में सिर हिला, बोला ठीक है फिर चलो सब कुछ ऑर्डर कर लो, मुझे भी अब बहुत भूख लग रही है। आए फिर सबने अपने अपने लिए लंच मंगाया। सब लोग लंच स्टार्ट ही करने जा रहे थे कि होटल के बाहर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही पांच ने अपनी अपनी गन निकाल ली और टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगे। धमाके की आवाज सुनते ही ऋषभ के सारे बॉडीगार्ड एक्टिव हो गए। आए कुछ ने पांच को कवर कर लिए और उन्हें ऊपर ले जाने लगे और बाकी बाहर की तरफ भागे। ऋषभ ने विवान से बोला ये ब्लास्ट कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ आने की खबर बाहर कैसे आए? विवान बोला पता नहीं ऋषु, पर कोई तो हमें से है जो ये इन्फॉर्मेशन दुश्मनों को पहुंचा रहा है कि तू कहाँ जा रहा है। ऋषभ ने भी हम में जवाब दिया और ऊपर की तरफ जाने लगा। आए दूसरी तरफ होटल के बाहर अलग ही तबाही मची हुई थी। एक आदमी ऋषभ के बॉडीगार्ड को किसी ताश के पत्तों जैसा इधर उधर उठाकर फेंक रहा था। ये आदमी कोई और नहीं वही हिटमैन है जो विवान को मारने आया था और आज यहाँ भी वो विवान को ही मारने आया है। आए ऋषभ के बॉडीगार्ड उस हिटमैन को 5 मिनट भी नहीं रोक पाए और ऋषभ के 200 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड ढेर पड़े थे। वो हिटमैन सीधा अंदर गया और विवान को ढूंढने लगा पर उसे वो कहीं नहीं मिल, तो उसने एक अधमरे ऋषभ के बॉडीगार्ड को टॉर्चर करके पता लगाया कि विवान ऊपर की तरफ गया। आए हिटमैन तुरंत दौड़कर ऊपर की तरफ भागा। उसकी दौड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो ऋषभ के चोपर में बैठने से पहले ही ऊपर पहुंच गया और ऋषभ पर गन तान दी। ऋषभ के बॉडीगार्ड ने भी उस हिटमैन पर गन तान दी। आए बाकी सब चोपर में बैठ गए थे, इसलिए ऋषभ ने चौपर का गेट बंद कर दिया और विवान से तीनों के साथ रहने को बोला। विवान ने बहुत कोशिश तो की पर गेट नहीं खोल पाया। ऋषभ अब तक उस हिटमैन के सामने अपनी पीठ करके खड़ा था। आए ऋषभ बोला एजेंट 38 तुम्हें क्या लगत है तुम मुझे मार सकते हो? एजेंट 38 बोला लगत क्या है, तुम मरोगे है। ऋषभ उसकी बात सुन एक डेविल स्माइल दिया और उसकी तरफ घुमा। ऋषभ का फेस देखते ही एजेंट 38 के हाथ से बंदूक छूट गई और वो बोला बॉस आप। आए बंदूक छुटते ही ऋषभ के बॉडीगार्ड ने एजेंट 38 को धर दबोचा। ऋषभ एजेंट 38 के पास आया और बोला हाँ मैं 38 तुम मुझे मारने क्यों आए हो? आए एजेंट 38 बोला बॉस मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, आपकी ही वजह से मैं जिंदा हूँ, तो फिर आपको मारने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? ऋषभ को उसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो बोला तो तुम विवान को मारने क्यों आए हो? आए 38 बोला बॉस मैं किसी को मारना नहीं चाहता पर मुझे किसी ने मजबूर किया है कि मैं विवान सर को मरूं, पर मुझे सच में ये बात नहीं पता थी कि विवान ई सर आपके आदमी है। अगर पता होता तो मैं कभी ये गलती नहीं करता। आए ऋषभ बोला वो सब तो ठीक है पर ये बताओ तुम्हें विवान को मारने को किसने बोला? 38 बोला बॉस मैं ये नहीं बता सकता, ये हमारे धंधे के खिलाफ है, चाहे आप मुझे मार भी क्यों ना दे मैं अपने धंधे के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आए ऋषभ उसे अपने काम को लेकर इतना वफादार देख बोला 38 में तुझे कुछ नहीं करने वाला और ना ही तुझे उस आदमी के बारे में बताना है और तेरी जो भी मजबूरी होगी मैं उससे खत्म कर दूं, बदले में तुझे कुछ जिंदगी बार के लिए मेरे लिए काम करना होगा। ऋषभ ने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला बोल मंजूर है फिर? आए एजेंट 38 ने थोड़ा देर सोचा और ऋषभ से हाथ मिलाते हुए बोला ठीक हर बॉस। आगे ऋषभ ने एक डेविल स्माइल दी और बोला मैं ऐसे नहीं विश्वास नहीं करने वाला कि तुम मेरे लिए काम करने के लायक हो। एजेंट 38 बोला ठीक है बॉस आप बताइए मुझे क्या करना होगा जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं आपके काम करने के लायक हूँ? आए ऋषभ उसकी बात सुने एक डेविल स्माइल के साथ बोला 38 तुम्हारा पहला टास्क है, जिसने भी विवान को मारने के लिए तुम्हें मजबूर किया था उसे पकड़कर मेरे पास लाना। आए एजेंट 38 ऋषभ का काम सुन मन में बोला बॉस ने क्या बातों में घुमाया और मुझी से वो काम करा रहे हैं जो कोई और कर भी नहीं सकता, पर अब मुझे करना तो पड़ेगा ही क्योंकि जबान जो दी। 38 बोला बॉस काम तो हो जाएगा पर मेरी कोई चीज है उसके पास, अगर उसने उसे नुकसान पहुंचाया तो? आए ऋषभ बोला वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस उसे यहाँ लाने के बारे में सोचो। एजेंट 38 ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और काम करने के लिए रेडी हो गया, फिर परमिशन ले वहां से चला गया। आए उसके जाने के बाद ऋषभ ने चोपर का गेट खोला। गेट खोलते ही अवनी बाहर आई और उसके गले लग उसे अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगी। ऋषभ बोला क्या हुआ स्वीट हार्ट, पिट क्यों रही हो? अवनी गुस्से में बोली क्या जरूरत थी उस सनकी से अकेले बात करने जाने की? आए ऋषभ बोला स्वीट हार्ट में अकेला थोड़ी न था, मेरे साथ मेरे गार्ड भी तो थे। अवनी टोट मरते हुए बोली हाँ ऐसे गार्ड जो सिर्फ खाना जानते हैं, एक आदमी के सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाए। आए अवनी की बात सुन ऋषभ अपने गार्ड को देखा जो मुंडी नीचे कर खड़े थे। ऋषभ अवनी से बोला स्वीट हार्ट ऐसा नहीं है, एजेंट 38 बहुत पावरफुल है, उसके आगे में भी नहीं टिक सकता, तो मेरे गार्ड क्या चीज है? आए अवनी ने हम में सिर हिलाया और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि विवान पीछे से बोला ऋषु तूने उस पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर दी न? कहीं वो उसे जाकर बता दे कि तू कैसा दिखता है? आए
ऋषभ एक स्माइल के साथ बोला, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ, वो अपनी जबान का पक्का है। विवान बोला, पर अगर उसने किसी कारण बता दिया तो? ऋषभ बोला, अगर वो गलती करेगा तो वो उसका आखिरी मिनट होगा, क्योंकि मैंने उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया है जिसे मैं जब चाहूँ उसे हार्ट अटैक दे दूँ। आए विवान ऋषभ की चालाकी देख बोला, ऋषु इतनी बुद्धि लाता कहाँ से है? ऋषभ अवनी की तरफ देख बोला, ये सब मेरी बीवी का कमाल है। अवनी ऋषभ की बात समझ नहीं पाई और कुछ पूछने वाली थी कि निशा बोली, छोटे यहाँ का तो सारा सीन खराब हो गया, चल अब किसी दूसरे होटल में चल के लंच करते हैं। आए सबने हाँ में सिर हिलाया और चौपर में बैठ गए। ऋषभ डोर बंद करने से पहले एक गार्ड को बोला 1 घंटे में मुझे मेरे सारे गार्ड सीक्रेट बेस में चाहिए। उस गार्ड ने ओके बोला और वापस अपनी जगह पर जाके खड़ा हो गया। ऋषभ ने गेट बंद किया और पायलट से चलने को बोला। आए विवान ऋषभ को देख बोला, ऋषु तूने सबको सीक्रेट बेस पर क्यों बुलाया है? वहां तो हम कब से नहीं गए। ऋषभ विवान को देख बोला, भाई सब पता चल जाएगा, अभी लंच कर लेते हैं फिर हमें भी वही चलना है। आए विवान ने फिर आगे कुछ नहीं पूछा और सब एक दूसरे से मजाक मस्ती करने लगे। 10 मिनट बाद है सभी एक बड़े से होटल के छत पर लैंड हुए। उनके वेलकम के लिए होटल का मैनेजर भी छत पर है खड़ा था। जैसी है उसने ऋषभ को देखा वो दौड़कर उसके पास आया और बोला, सर आप हमारे होटल में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आए ऋषभ ने इस वक्त मास्क लगा लिया था इसलिए उसने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया और नीचे की तरफ जाने लगा। उसके पीछे आ रहे विवान ने बोला, सर बुरा मत मानिएगा, बॉस ऐसे ही है। होटल का मैनेजर बोला, अरे कैसी बात कर रहे हैं आर के बॉस, कुछ भी करे बुरा नहीं लगता। फिर मैनेजर ने सबको हाथ जोड़ नमस्ते किया और सबको अपने होटल के सबसे वीआईपी रूम में ले गया। आए सबने रूम देखकर मैनेजर से बोला, सच में ये रूम तारीफ के काबिल है, बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है। मैनेजर एक स्माइल के साथ बोला, जी बॉस आप लोग बैठिए, मैं वेटर भेजता हूँ। आए विवन मैनेजर को रोकते हुए बोला, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हमारे बॉडीगार्ड सब काम करेंगे, वो लोग बाहर ही है, आप जाके उन्हें बता दो कहाँ से लाना है। मैनेजर ने ओके बॉस बोला और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सबने अपना अपना मास्क हटा, एक गहरी सांस ली। निशा बोली, छोटे तू पूरा टाइम कैसे मास्क लगा लेता है, मेरी तो 10 मिनट में ही हालत खराब हो गई। आप निशा को देख बोला, दी आप दिल्ली नहीं लगती ना, इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा तो दिल्ली का काम है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। निशा ने हम में जवाब दिया। फिर कुछ याद आते ही बोली, छोटे वैसे अब कब तक दुनिया से अपनी असलियत छुपाने वालों हो, कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा। आए ऋषभ बोला, दी आप सही कह रही हो, अब बहुत छुप के रह लिए आप, शायद दुनिया को अपना चेहरा दिखाने का वक्त आ गया। फिर विवान की तरफ देख पूछा, क्यों विवान सही है न? आए विवान को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था पर फिर भी उसने हामी भर दी। अवनी सबकी हामी सुन बोली, अगर सबको पता चल गया कि आप कौन है तो सबकी लाइफ को खतरा नहीं होगा। आए ऋषभ बोला, खतरा तो होगा पर जितना खतरा अभी है उससे कम। अभी अगर किसी को मेरी फैमिली के बारे में पता चल गया तो वो पक्का उन्हें मारने जाएंगे। मेरे बॉडीगार्ड है, उनके पीछे पर ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं है, इसलिए अगर किसी ने प्लेन बनाकर हमला किया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आए जब सबको पता होगा कि मेरी फैमिली ये है तब मैं अपनी फैमिली को खुलकर प्रोटेक्शन दे पाऊंगा। अवनी के साथ साथ सबको ये बात सही लगी। आए थोड़ी देर में लंच आ गया, सबने लंच किया फिर सब अपने अपने रास्ते निकल गए। अवनी निशा को अपने साथ पैलेस ले गई क्योंकि निशा पैलेस देखने की जिद कर रही थी और विवान और ऋषभ अपने सीक्रेट बेस की तरफ चल पड़े। आए करीब आधे घंटे बाद ऋषभ का चोपर एक सुनसान जंगल के बीच लैंड हुआ। ऋषभ और विवान दोनों ही चोपर से उतरे और इधर उधर देखा तो सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा है और अजीब अजीब सी जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। आए उन दोनों के उतरते ही ऋषभ का चोपर वापस उड़ पड़ा। ऋषभ ने एक बार चौपर देखा फिर जंगल के अंदर जाने लगा। विवान उसके पीछे पीछे जा रहा था। थोड़ी दूर जाते ही ऋषभ को एक पेड़ दिखा। ऋषभ ने उस पेड़ को पीछे की ओर धक्का दिया, धक्का देते ही वो पेड़ पीछे की ओर खिसक गया। आए देखते ही देखते जिस जमीन पर ऋषभ और विवान खड़े थे वो एक ओपन लिफ्ट में कन्वर्ट हो गई। ऋषभ ने उस लिफ्ट में लगी रेड बटन को दबाया, दबाते ही वो लाइफ बहुत तेजी से अंदर की ओर जाने लगी। करीब 3 मिनट चलने के बाद वो लिफ्ट रुकी। आए ऋषभ और विवान दोनों लिफ्ट से उतरे। उतरते ही लिफ्ट वापस ऊपर की तरफ चल गई। ऋषभ ने एक बार अपने ऊपर देखा जहां लिखा था -98 फ्लोर। असल में ये सीक्रेट बेस एक बंकर है। आए जो कि जमीन के बहुत नीचे बनाया गया है ताकि कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऋषभ और उसकी फैमिली यहां रह सके। इस बंकर के अंदर करीब हर एक चीज मौजूद है। आए यहां पर 300 लोगों के लिए 1 साल का खाना तक मौजूद है। ऋषभ अभी उस फ्लो नो को देख ही रहा था। आए कि विवान बोला, ऋषु चल अंदर, सब वेट कर रहे हैं। ऋषभ विवान को देख हम में सिर हिलाया और अंदर की ओर जाने लगा। वो सीधा उस सीक्रेट बेस के हाल में गया जहां कम से कम 1000 लोगों के खड़े होने की जगह है। आए ऋषभ सीधा बीच में लगे स्टेज पे गया और बोलना शुरू किया, तुम सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें आप सालों से बंद पड़े बेस पर क्यों बुलाया। मैंने तुम सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉडीगार्ड दुनिया के बेस्ट बॉडीगार्ड हो जिन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। आए तुम लोगों तो सुन लिया ही होगा कि एजेंट 38 ने अकेले ही कितने हमारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कितनों को घायल कर दिया। मैं ये गलती दोबारा नहीं चाहता। इस बार जो गलती हुई है उसकी वजह से मेरी फैमिली खतरे में पड़ सकती थी। आए
सभी बॉडीगार्ड ने अपना सिर झुका लिया। ऋषभ सबको एक नजर देख दोबारा बोला, मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से 1 साल तक तुम लोगों की ट्रेनिंग यहाँ होगी और तुम सभी को वर्ल्ड बेस्ट गार्ड बनना है। आए सबने जैसे ही 1 साल वाली बात सुन तो सबके मन में बस यही सवाल था कि अगर 1 साल वो यहाँ रहेंगे तो उनकी फैमिली का क्या होगा। आए ऋषभ सबकी परेशानी समझ गया। वो बोला, तुम लोगों को हर महीने में 1 दिन अपनी फैमिली के साथ बिताने को मिलेगा, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें विवान तुम्हें बता देगा। फिर ऋषभ वहां से उतर वापस बाहर की ओर जाने लगा। विवान उसके पीछे जाते हुए बोला, ऋषु ये क्या कर रहा है, अगर तूने सबको ट्रेनिंग करने में लगा दिया तो सिक्योरिटी का क्या होगा। ऋषभ एक डेविल्स मिले के साथ बोला, उसकी टेंशन तू छोड़ दे और इन सभी के लिए एजेंट 38 के जैसा ट्रेनर ढूंढ। आगे विवान ने हाँ में सिर हिलाया और ऋषभ के साथ बाहर जाने लगा। दोनों लिफ्ट से ऊपर आए और अपने चौपर में बैठकर अपने पैलेस के लिए निकल गए। थोड़ी देर में दोनों पैलेस पहुंचे थे। दोनों ने देखा निशा, अवनी और कोमल तीनों घूम घूम कर पैलेस घूम रही है, क्योंकि तीनों में से किसी ने पैलेस देखा ही नहीं थी। आए ऋषभ उनके तीनों के पीछे खड़ा हो बोला, अभी तक बस इतना ही घूम पाए। तीनों पीछे मुड़ी तो पीछे ऋषभ अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा हो हंस रहा था। उसके साथ विवान भी खड़ा था। अवनी बोली, हाँ हम लोग इतना ही घूम पाए तो इसमें हंसने वाली क्या बात है। आए ऋषभ बोला, अरे मैं कहाँ हंस रहा हूँ, मैं बस खुश था। अवनी घूरते हुए बोली, हमें पता है आप किस बात से खुश है। दोनों की लड़ाई बढ़ता देख निशा बीच में आते हुए बोली, अरे अरे अब तुम दोनों यहाँ लड़ने मत बैठ जाना। अवनी ने निशा की बात सुनी और शांत हो गई। अवनी के शांत होते ही ऋषभ भी शांत हो गया। आए निशा दोनों को चुप करा ऋषभ से बोली, छोटे ये बता तूने इतना बड़ा महल बनाया क्यों है, ऊपर से इस रास्ते बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, जरा मुझे बता, इतना बड़ा महल जैसा घर बनवाया है क्यों तूने। ऋषभ बोला, दी ये मेरा इंडिया नहीं था, ये विवान ने किया है, उसी को बड़े घर पसंद है। निशा, अवनी, कोमल तीनों विवान को घूरने लगे। विवान की जान हलक में आ गई। वो हंसने का नाटक करते हुए बोला, हे भाई अपनी गलती मेरे पे क्यों डाल रहा है। आए ऋषभ उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ते हुए बोला, भाई ये सब मत कर, मुझे पता है तू मुझे फंसाना चाहता है पर मैं नहीं फंसूंगा, अब तूने गलती की है तो जेल में चला फ्रेश होने। इतना बोल के ऋषभ वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे उसके पीछे कुत्ते पड़ गए हो। आए उसके जाने के बाद तीनों दोबारा से विवान को देखने लगे। फिर क्या तीनों ने भर भर कर विवान को सुनाया जब तक उनकी अंदर की आत्मा शांत नहीं हो गई। पिछले 1 घंटे जो तीनों इस घर में किसी पागलों की तरह घूम रही थी, इस वजह से उन्होंने विवान को खूब सुनाया। तीनों ने सुनाकर हाल में आ बैठ गई। वही विवान का खून खोल रहा था ऋषभ के ऊपर। आए वो सीधा ऋषभ के कमरे में गया। उसने बहुत जोर से गेट खोला और अंदर देखा। अंदर का नजारा देख उसका मुंह बन गया, क्योंकि ऋषभ अंदर लड़ाई करने की पूरी तैयारी कर बैठा था। उसने अपने पूरे शरीर पर कपड़े लपेट रखा था और एक हाथ में झाड़ू ले रखा था तो दूसरे हाथ में तकिए से अपना कवच बना रखा था। विवान अंदर आया और बगल में रखे फ्लावर पोट को उठा लिया और ऋषभ को मरने आगे बढ़ा। ऋषभ उसे अपने पास आता देख बोला, भाई भाई सुन तो ले, फिर मार लियो। आए विवान गुस्से में ही बोला, अब सुनेगा तो तू गधे, तूने उन 3 नमूनों के बीच मुझे छोड़ आया, तुझे पता है उन्होंने बोल बोल कर मेरे कानों से खून निकाल दिया। इतना बोलते बोलते विवान ने फ्लावर पोट ऋषभ के ऊपर फेंक दिया। वो तो अच्छा था ऋषभ ने पहले ही सब तैयारी कर ली थी, वरना आज उसका सिर फुटना पक्का था। ऋषभ फिर दोबारा बोला, भाई सुन, एक बार सुन तो ले, मैंने ऐसा क्यों किया। आए विवान थोड़ा शांत हुआ और एक गहरी सांस ले बोला, ठीक है बोल, अगर जो बोल रहा है वो मुझे सही नहीं लगा ना तो तेरी आज खैर नहीं। आए ऋषभ ने अपने तकिया एक साइड रखा और धीरे धीरे बाहर जाते हुए बोला, भाई वो क्या है ना। विवान इरिटेट हो बोला, वो क्या, आगे बोल। आए ऋषभ गेट के पास पहुंच जल्दी से गेट खोल भागते हुए बोला, भाई मैंने सब जानबूझकर किया है, तू भी मुझे कई बार फंसाता है, आज मैंने फंसा दिया। और ऋषभ तेजी से नीचे की तरफ भागने लगा। विवान जो कुछ देर पहले थोड़ा सा शांत हुआ था वो ऋषभ की बात सुन और भड़क गया। आए वो बोला, ऋषभ बेटा तू तो गया, आज बच के दिखा। फिर वो भी नीचे की तरफ भागने लगा। ऋषभ सीधा नीचे हाल में जा बाहर की ओर भागने लगा। आए ऋषभ को ऐसे भागता देख हाल में बैठी मजे करती ही निशा, अवनी और कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ ऐसे क्यों भाग रहा है। तभी पीछे से विवान भी भागता हुआ आ रहा था। उसे भागता देख निशा बोली, भाई कौन सी रेस चल रही है जिसमें सिर्फ तुम दोनों ही भाग रहे हो। विवान बाहर भागते हुए ही बोला, निशा ये रेस नहीं वार है जो मेरे और ऋषभ के बीच चल रही है। वहां हाल में बैठे तीनों में से किसी को भी इसका मतलब समझ नहीं आया। आए विवान जब पैलेस से बाहर आया तो देखा ऋषभ अपनी लंबो ले भाग रहा था। विवान ने उसे रोका पर ऋषभ नहीं रुका, इसलिए विवान ने भी बुगात उठाई और ऋषभ के पीछे लग गया। अगर आपको हमारी कहानियों में मजा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने। हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें।